हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में जो लैंग्वेज पेपर की हुई थी कि मैं आप लोगों को ऐसे लिख लिख करके आपके साथ में चलूँगा और दिखाऊंगा कि आपको ऐसे कैसे लिखने हैं। आज मैं उसी श्रेणी में पहला ऐसे जो कि मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है 16 टॉपिक्स की और बताया है कि उन 16 टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लोगे तो हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश आपके सारे ऐसे पेपर के मतलब ऐसे में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये बात मैंने आपको बताई है। अब बात आती है कि जो पहला टॉपिक था उसका वो था नारी सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं आईटी अधिनियम 2000 की भूमिका। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और पॉक्सो मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2012 का जो एक्ट है, इस पे हमको ऐसे लिखना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि ऐसे लिखते टाइम पे हमको क्या क्या करना होता है। हमने आपको बताया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। सबसे पहले टॉपिक को चूज करना है, उसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अब यहाँ पे आज हमारी क्लास में टॉपिक चूज करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम तो टॉपिक को ऐसे लगातार एक 1 बाई 1 सब सारे 16 का 16 टॉपिक लिखने की कोशिश करेंगे। आज खाली पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक हो सकेगा तो लिखेंगे, बाकी को धीरे धीरे अगली क्लासेस में लिखेंगे। ओके, तो क्या है कि चूज द टॉपिक, तो टॉपिक चूज हो गया, फिर उसके बाद हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमने बताया था आपको WH वर्ड, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, ये वाला लगा सकते हो या माइंड में बना सकते हो। सेंट्रल आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुटरी, जुडिशियल बेसिस और अमेंडमेंट और स्टेचुटरी बेसिस पर डील करोगे। ओके, उसमें मैंने बताया था कि कुछ करंट अफेयर की चीज़ें डाल दोगे और कुछ डेटा लिंकेज, ये सारी चीज़ें डाल दोगे। मैंने आपको कॉकरोच जनता पार्टी का भी एग्जाम्पल उस टाइम पे लिया हुआ था। ओके, अब आज समय आ गया है कि मैं क्या करूं, आपके सामने ये सारी चीजें कर करके दिखाऊं। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग ये सारी चीजें करूंगा तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगा, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। ओके, सबसे पहली चीज, नारी सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 की भूमिका, ये अपना टॉपिक है। ओके, इसमें लिखना है, यानी कि नारी के बारे, वुमेन के बारे में हमको बताना है और बच्चों के बारे में हमको बताना है, जिसमें सबसे अहम भूमिका है नारी सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की। ओके, तो इसमें नारी सशक्तिकरण के का अगर मैं देखूं तो व्हाई नेसेसरी है, व्हाई, व्हाट इज नारी सशक्तिकरण, तो व्हाई नेसेसरी है। तो ब्रिघम यंग का एक कोट है, अगर मैं लिख देता हूं वो याद करके रखो, व्हाई, व्हाई के आंसर में। ठीक है, मैं आपके सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके दिखा रहा हूं और आप क्या करोगे, इन चीजों को ऐसे बाकायदा करने की कोशिश करोगे और जो मैं इसमें लिखूंगा उसका तो रट्टा मार लोगे। ओके, नंबर 1, व्हाई, व्हाई नारी सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण क्यों जरूरी है, तो इसका आंसर है ब्रिघम यंग का एक कोट। और कोट क्या था वो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कोट था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे होते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, ये ब्रिघम यंग ने कहा था। ओके, तो इस कोट को याद कर लेना। मैं लिख दे रहा हूं कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं तो आप लोग इसके लिए गुस्सा मत हो जाना, शिक्षित हैं तो आप
केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, ठीक है, कॉमा, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो व्हाई का मैंने आंसर किया। व्हाई का मतलब होता है क्यों। अगर मैं हिंदी में, क्योंकि आज हिंदी का ये लेक्चर चल रहा है इसलिए मैं सारी चीजें हिंदी में लिखूंगा। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पुरुष को अगर आप समाज में कुछ पढ़ाते लिखाते हो, कुछ भी उसके साथ करते हो, then you are impacting just only one person। लेकिन वही अगर आप एक औरत को, एक महिला को शिक्षित करोगे, उसको एम्पावर करोगे, तो पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी जनरेशन शिक्षित हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ओके, इसलिए जरूरी है। तो मैंने वाई का आंसर कर दिया। ओके, व्हाट का आंसर क्या है नारी सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण होता क्या है? व्हाट का आंसर करेंगे तो व्हाट के आंसर में क्या हमारे पास निकल के आएगा, इसका मीनिंग निकल के आएगा। ओके, अब इसका आंसर मैं व्हाट का आंसर इधर कर रहा हूं। अभी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अभी लिखना शुरू नहीं किए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये सारी चीजें मैंने कहीं किताब से ऐसे कभी पढ़ी होंगी, वो याद आ गई। अब बात आ रही व्हाट का आंसर करेंगे इधर। व्हाट क्या है नारी सशक्तिकरण, क्या है बाल संरक्षण, इस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एंड विधिक मतलब लीगल, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। इसमें भी आप एक कोट को लगा सकते हो। मैं रुक जाओ, एक पेज यहां पे जोड़ लेता हूं, फिर बताता हूं। अब कोट देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का, इसमें इसी के परिप्रेक्ष्य में, मतलब मैंने व्हाट का आंसर जो किया ना, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट मुझको याद आ रहा है, जो मैंने रट्टा मारा हुआ था बहुत पहले, उसको मैं लिख दूंगा। वो क्या है? जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो कभी महान नहीं बन सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये बात।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है, कि जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, वह कभी महान नहीं बन सकता। ठीक है, मैंने लिख दिया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं किया वो कभी महान नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैंने वाई का आंसर कर दिया, व्हाट का आंसर कर दिया, वेयर का आंसर करेंगे, वेयर का आंसर करेंगे, वेयर कहां पे जरूरी है, तो हर जगह पर जरूरी है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर, हर जगह पर जरूरी है। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, सब जगह पर जरूरी है। बाल संरक्षण क्या होता है उस पर भी हम नजर डालेंगे। नारी सशक्तिकरण को, जहां पर नारी सशक्तिकरण है उसी को अगर रिप्लेस कर दिया जाए बाल संरक्षण से, बाल संरक्षण का अर्थ है कि जो बालक हैं, जो चाइल्ड हैं, जो माइनर हैं, उनके सामाजिक मूल्यों का, सोशल स्टेटस का, उनकी अपब्रिंगिंग का, उनके हेल्थ का ख्याल रखते हुए उनका सार्वभौमिक विकास हो, इस चीज का ख्याल रखते हुए जब उनको उचित शिक्षा दी जाती है, उचित चिकित्सा दी जाती है, तो उस बात को हम बाल संरक्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखेंगे इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मतलब संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार क्या है? महिला सशक्तिकरण का और बाल संरक्षण का संवैधानिक अधिकार क्या है? तो उसमें हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है, आर्टिकल 14 हमको हिंदी में लिखना चाहिए, अनुच्छेद 14। ठीक है, ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 महिलाओं एवं बच्चों के विशेष प्रावधान की बात करता है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम जीवन, अगर मुझसे हिंदी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो घबराना नहीं है, सब लोग परेशान मत होना, बट इसे से समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का
अधिकार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अनुच्छेद 21 कह रहा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल या अनुच्छेद 39 डी में जब जाओगे तो उधर लिखा हुआ है समान कार्य के लिए, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये सब जो कुछ संविधान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो महिला सशक्तिकरण में और बाल संरक्षण में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम अभी जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो हमने क्या देखा? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल को देख लिया। हम एक पेज में इधर देखो, एक पेज इधर, सब जुड़ा हुआ है। हम आप क्या देखेंगे? स्टैट्यूटरी बेसिस देखेंगे, स्टैट्यूटरी बेसिस या स्टैट्यूटरी बेसिस या विधिक आधार। वो तो संवैधानिक अधिकार था। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन स्टैट्यूट कोई एक लॉ है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अब बात करेंगे इस हेड में। तो इसमें हमारे टॉपिक में ही पॉक्सो एक्ट 2012 की बात किया है इसने। ओके, पॉक्सो का फुल फॉर्म, यार बहुत नींद लग रही है, रुको एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं। पॉक्सो का फुल फॉर्म लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये एक्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कैसे महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण में इसकी क्या योगदान है? तो सबसे पहले ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल नहीं, इसको हिंदी में लिखने दो। हिंदी में स्पेशल लॉ को क्या कहेंगे? विशेष कानून है, विशेष कानून है। ठीक है, एक ऐसा है, एक विशेष कानून है। यह अधिनियम, यह एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक बालिका को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। मीनिंग देयर बाई दिस एक्ट प्रोवाइड्स बाल संरक्षण। ठीक है, क्या प्रोवाइड करने का काम करता है? बाल संरक्षण। ओके, बाल संरक्षण को कैसे प्रोवाइड करता है? ये यौन अपराधों को व्यापक परिभाषा देता है। ये अभी हम सब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अभी हम ऐसे लिख नहीं रहे हैं, अभी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ओके, हम सोच रहे हैं कि हम अपने ऐसे में अपने कौन कौन सी चीजें लिख सकते हैं। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, इस चीज को मैं देखो बोल बोल करके बता रहा हूं और चिल्ला चिल्ला करके बहुत सारा कानून बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी अगर इसको इससे डायरेक्टली सोचना हो तो मैंने जो 8 स्टेप फॉर्मूला बताया था, इसमें आपको बताया था ना, कहां गया? ये रहा कि आपको इक्वेशंस पूछ लेनी है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। आपको आंसर जो मिलता चला जाएगा वही हमारे ऐसे का बॉडी पार्ट बनेगा, वही हमारे ऐसे का कंटेंट बनेगा। उसके बाद में फिर लॉ पे जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी, जुडिशियल बेसिस, ये सब बताने की कोशिश करोगे। मैं आपको ये करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप अपने आप से जब अप्लाई करोगे तो कैसे चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो मैंने तरीका बताया है उस तरीकों को आप कैसे अप्लाई करोगे, मैं ये चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यौन अपराधों की व्यापक परिभाषा देता है। व्यापक परिभाषा देने में क्या क्या चीज़ बताता है?
ये यौन उत्पीड़न या लैंगिक हमला, यौन उत्पीड़न। नंबर 2 लैंगिक हमला। नंबर 3 गंभीर लैंगिक हमला, गंभीर लैंगिक हमला। अश्लील यानी पॉर्न भी दिखा दो उसको, किसी लड़के या लड़की को जो 18 साल से कम है उसको पॉर्न दिखा दो तुम, अश्लील प्रदर्शन, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हिंदी में क्या कहेंगे? बाल अश्लीलता। इस अश्लीलता को, मतलब मैं पोर्नोग्राफी को अश्लीलता लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पोर्नोग्राफी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे आप इंस्टीट्यूट को कैसे यूज करोगे। इसी तरह से आईटी एक्ट, अच्छा इसमें सिर्फ इतने पे ही नहीं छोड़ देना है, अभी इसके और एंगल देखना है कि ये जो पॉक्सो एक्ट है कैसे कैसे बाल हितैषी है, कैसे ये बाल संरक्षण की बात करता है। तो बच्चे के बयान को उसके घर या सुरक्षित स्थान पर लिया जाता है। पुलिस अधिकारी साधारण वेशभूषा में आता है, सिविल ड्रेस में आता है, और बच्चे की पहचान कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। ओके, विशेष तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है जिससे स्पीडी जस्टिस हो सके, स्पीडी जस्टिस, ठीक है, त्वरित न्याय हो सके। अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है, धारा 19 के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है। ओके, तो बात आती है कि जो पॉक्सो अधिनियम है वो नारी सशक्तिकरण को अब कैसे बढ़ाता है। तो बालिकाएं हैं जो हैं, विमेन जो हैं, बच्चियां जो हैं, उनकी सुरक्षा नारी सशक्तिकरण का मूल आधार है। जब बच्चियां सुरक्षित होंगी तभी वो शिक्षा पाएंगी, स्वास्थ्य पाएंगी, आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ेगी, और तभी जाकर के देश का समग्र विकास होगा और देश आगे बढ़ सकता है। तो इस बात को कैसे लिखोगे, मतलब अपने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पॉक्सो एक्ट से रिलेट करके चीजें पूछी गई हैं कि कैसे वो नारी सशक्तिकरण और बाल संरक्षण की बात कर रहा है। तो कैसे बताओगे कि जब बालिकाएं सुरक्षित होंगी, बालिकाओं, मैं लिख दे रहा हूं, मैं बोला था अभी फिर से बोलता हूं, बालिकाओं की सुरक्षा नारी सशक्तिकरण का मूल आधार है। जब बालिकाएं सुरक्षित होंगी तभी वो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी, और तभी देश का समग्र विकास हो सकेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? मैं लिख देता हूं, नहीं कुछ लोग नहीं लिख पाए होंगे, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। बालिकाओं की सुरक्षा नारी सशक्तिकरण का मूल आधार है, ठीक है। जब बालिकाएं सुरक्षित होंगी, तभी वे शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब यहां पे हम महात्मा गांधी का एक कोट लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी
इन्होंने कहा था कि जो स्त्री है, स्त्री पुरुष की सहचरी है, सहचरी है। सहचरी मतलब उसका साथ देने वाली, उसके साथ चलने वाली है। ओके, उसकी दासी नहीं है, उसकी दासी नहीं। ठीक है, स्त्री पुरुष की सहचरी है, उसकी दासी नहीं। ओके, जो पॉक्सो अधिनियम है अपना, बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। ओके, और जब उन एक स्त्री आत्मविश्वास से लबलबाई होती है, भरी होती है, तब वो एक सुदृढ़, स्वस्थ और संपन्न समाज का निर्माण करती है। और जब समाज सुदृढ़ होगा, संपन्न होगा, तो देश सुदृढ़ और संपन्न होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें याद रखना। इसी में केस हुआ था निपुण सक्सेना का केस, निपुण सक्सेना का केस। निपुण सक्सेना का केस लिख सकते हो आप। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का केस लिख सकते हो, जिसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से संबंधित बात की गई थी। केस का क्या नाम है? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश। अब बात आती है कि आईटी एक्ट की क्या भूमिका है, क्योंकि अपने टॉपिक में पूछा भी गया है उसको लेकर के। तो आईटी एक्ट के बारे में हम बताएंगे कि आज इंटरनेट एवं सोशल मीडिया ने समाज को नई दिशा दी है, किंतु साथ में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत देखे होंगे कि साइबर फ्रॉड चल रहा है। लड़कियों को तो खासकर डराया जा रहा है कि तुम पॉर्न देख रही थी, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे घर वालों को बता दिया जाएगा, या तो तुम पैसा दे दो। तो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, उसी के साथ साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ा है। महिलाओं एवं बच्चों को ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, इन सारे वर्ड का याद रखना। साइबर, अरे यार, साइबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, रिवेंज पॉर्न, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बाल अश्लीलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? साइबर स्टॉकिंग हुआ, मॉर्फिंग हुआ, रिवेंज पॉर्न हुआ, इन जैसी समस्याओं का क्या करना होता है? सामना करना पड़ता है। इसकी कुछ कुछ धाराएं लिख दोगे, जैसे सेक्शन 66E है, निजता के उल्लंघन यानी प्राइवेसी के उसकी बात की गई है। प्राइवेसी नहीं वायोलेट करोगे, उसके लिए दंड का प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 67 कैपिटल A, ठीक है, 67 कैपिटल B, इन सारी चीजों को क्या करोगे? लिख दोगे। भीमराव अंबेडकर जी का भी कोट याद रखना। भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, उन्होंने भी कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। मैं किसी समाज की
प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं, इस बात से लगाता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। ठीक है, इन सारे कोट्स को याद रखना बाबू, कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात होती हैं। ठीक है, अब कोई भी कानून, कोई भी लॉ जब बनाया जाता है, चाहे विमेन प्रोटेक्शन के लिए हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हो, तो क्यों उपयोगी नहीं होता है, उसमें क्या चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले होता है जागरूकता का अभाव होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, जागरूकता का अभाव होता है। नंबर 2 क्या हो सकता है, अब हम लोग कई बार देखते हैं कि जस्टिस बहुत देर में डिलीवर होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको जुडिशियल डिले या न्यायिक विलंब, ठीक है। सामाजिक कलंक से लोग डरते हैं कि अगर कुछ किसी को पता चल गया तो समाज में उनका नाम खराब हो जाएगा, कलंक। जागरूकता में ही डिजिटल इलिटरेसी आ जाएगी, डिजिटल इलिटरेसी, इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल साक्षरता की कमी, साक्षरता की कमी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको, यस सर नो। अब इसके ये इतनी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का कुछ सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा कि भैया जागरूकता का अगर अभाव है तो हम अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेंगे। जहां पे साइबर की वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो वहां पे हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने की काम करेंगे, हम स्पीडी जस्टिस पे काम करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, दे विल फील सेफ। वो क्या फील करेंगे, सेफ फील करेंगे। और हम फिर अपने कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पे देव का विकास, देव का निवास होता है। इस चीज को भी हम लिखेंगे। ओके, ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, यस सर नो। हम एनसीईआरबी के कुछ डेटा को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। डेटा, वो डेटा क्या हो सकता है, जैसे एनसीईआरबी डेटा 2024, एनसीईआरबी डेटा का 2024 बताता है 69,191 पॉक्सो के केसेस रजिस्टर किए गए, पॉक्सो, जिसमें से 33% केसेस, 33% केसेस कहां से थे, उत्तर प्रदेश से थे, यूपी से थे। लेकिन इनका कन्विक्शन रेट कितना है, मात्र 29%। साइबर अपराधों में जब भी कभी साइबर अटैक वगैरह होता है तो उसमें 40% जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ये बात समझ पा रहे हो।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है, इन डेटा को भी आप इस अपने एक्ट मतलब आंसर में लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर नो? तो मैंने आपको ये क्या बता दिया, मैंने आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दे दी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, कल का होमवर्क आपका है कि आप क्या करोगे, आप इस टॉपिक पे यानी टॉपिक नंबर 1 पे एक प्रॉपर यस से लिखोगे और उसको सबमिट करोगे, मैं उसको चेक करूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।